आज हम गेस्टोल्ड सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। गेस्टोल्ड थ्योरी को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टोल्डवाद का प्रारंभ 1912 में वैक्स वदाइमर द्वारा किया गया था, जो एक जर्मन मनोविज्ञानी थे। इस संप्रदाय के विकास में दो अन्य मनोवैज्ञानिक कोहलर और कोफा ने भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस स्कूल की स्थापना वुंट व टिचनर की आणविक विचारधारा के विरोध में हुआ था। इस संप्रदाय का मुख्य बल व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर है। इस स्कूल में अंश की अपेक्षा संपूर्ण पर बल देते हुए बताया कि यद्यपि सभी अंश मिलकर संपूर्णता का निर्माण करते हैं, परंतु संपूर्णता की विशेषताएं अंश की विशेषताओं से भिन्न होती हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने इसे गेस्टाल्ट की संज्ञा दी, जिसका अर्थ प्रारूप, आकार या आकृति बताया। इस स्कूल द्वारा प्रत्यक्षण के क्षेत्र में प्रयोगात्मक शोध किए गए, जिससे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का नक्शा ही बदल गया। प्रत्यक्षण के अतिरिक्त इन मनोवैज्ञानिकों ने सीखना, चिंतन तथा स्मृति के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान दिया है। गेस्टाल्टवादियों ने इसको 4 भागों में बांटा है, या 4 प्रकार इसके बताए हैं, जिन्हें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण का सिद्धांत। दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम। तीसरा है समाकृतिकता का सिद्धांत और चौथा है अक्षेत्र बल। अब हम इन चारों को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गेस्टाल्ट सिद्धांत प्रत्यक्षण को समझने में हमारी सहायता करता है, उसे सरल बनाता है। सर्वप्रथम प्रत्यक्षण में ही मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग प्रारंभ किए थे। आइए अब हम समझते हैं आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण क्या है। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण अलग अलग रूप में न करके संपूर्ण रूप में करता है। यह प्रत्यक्षण का एक विशेष गुण है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है तो वह उसके पूरे चेहरे को देखता है, ना कि उसके नाक, आंख, कान आदि को अलग अलग। प्रथम दृष्टिया जो भाग एकदम स्पष्ट दिखाई देता है वह आकृति कहलाता है। शेष भाग जो कम दिखाई देता है वह पृष्ठभूमि कहलाता है। इसीलिए इसको आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण का सिद्धांत कहा गया है। गेस्टाल्टवादियों ने इसमें विभेद किया है आकृति और पृष्ठभूमि में। उसमें जो विभेद है वो निम्न प्रकार किया है। आकृति निश्चित आकार में होती है और पृष्ठभूमि का आकार निश्चित नहीं होता है, और पृष्ठभूमि हमेशा ही आकृति के पीछे की ओर होती है। आकृति हमें याद रह जाती है और पृष्ठभूमि हमें याद नहीं रह पाती है। आकृति का स्थान नियत रहता है और पृष्ठभूमि का स्थान नियत नहीं होता है। कभी कभी गत्यात्मक स्थिति भी इसमें आ जाती है। कोई आपने फिगर या कोई चित्र या कोई पोस्टर आपने देखा होगा, कभी आपको उसमें कोई आकृति स्पष्ट दिखाई देती है तो कभी उसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसी स्थिति को गत्यात्मक स्थिति भी कहा जाता है। ये आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण के विभेद के कारक थे। आकृति और पृष्ठभूमि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम को जानेंगे। प्रत्यक्षण से जो भान होता है वह संगठन के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात जब कोई प्रत्यक्षण करता है तो वह खास पैटर्न के रूप में
आंकड़ों का भान करता है, उनका विश्लेषण करता है, उसके बाद अपने मन में उसे संगठन रूप में देखते हुए एक आकृति का भान करता है। इसीलिए इसे संगठन के नियम भी कहते हैं। संगठन के नियम भी उन्होंने बताए हैं, जो कि एक है सन्निकटता का नियम। इसमें जो हमारे उद्दीपक होते हैं वो पास पास होते हैं और एक ही समय में हो सकते हैं। एक रूपता या समानता का नियम भी होता है। उद्दीपक जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के समान ही होते हैं। सामंजस्य का नियम, उद्दीपक अधिक सुडौल होते हैं। जैसे एक वस्तु रखी है और उसके बराबर में एक शीशा रख दिया है, तो वह वस्तु अगर किसी व्यक्ति को दिखाई जाए तो वह वस्तु को भी देखेगा और शीशे में उसके प्रतिबिंब को भी देखेगा, तो वहाँ उसकी स्थिति अलग होगी, वहाँ प्रत्यक्षण अलग अंदाज में होगा। वहाँ जो संगठन का रूप होगा वहाँ सामंजस्य का संगठन होगा। इसी तरह से एक निरंतरता का नियम भी होता है। उद्दीपकों का एक दिशात्मक होना, अर्थात एक दिशा में चक्कर लगाना। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मौत के कुएं में एक मोटरसाइकिल वाला राइडर जो है वो गोल गोल घूमता रहता है, या एक गाड़ी चलाना सीखने वाले कंडीशन में एक गोल मैदान में गाड़ी लेकर गोल गोल चक्कर लगाता रहता है। उसे हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं, जो एक दिशा में होता रहता है। सामान्य गति का नियम, सामान्य गति में परिवर्तन यदि होता है तो वह सामान्य गति का नियम कहलाता है। इसका एक उदाहरण पेंडुलम भी हो सकता है। पेंडुलम में गति में परिवर्तन भी होता है और दिशा में भी परिवर्तन होता है। एक बंदी का नियम भी होता है। जैसे कि कोई उद्दीपक है, हमने किसी को एक डायग्राम दिखाया है, उसमें एक स्क्वायर बना हुआ है और वो स्क्वायर रिक्त है, तो देखने वाला व्यक्ति अपने ही मन में अपने ही ज्ञानेंद्रियों से उस रिक्त स्थान को पूरित करके अपने मन में एक आकृति बना लेता है, भान करता है। वह भी प्रत्यक्षणात्मक संगठन का ही एक उदाहरण है। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, समाकर्तिकता का सिद्धांत। यह नियम यह बताता है कि व्यक्ति जिस घटना का प्रत्यक्षण करता है तुरंत ही उसके मस्तिष्क में भी परिवर्तन होता है। विज्ञानी यहाँ यह कहना चाहते हैं कि प्रत्यक्षण करते ही उसकी सम आकृति मस्तिष्क में भी निर्मित हो जाती है, या कह सकते हैं छप जाती है। जैसे किसी देश का क्षेत्र उसी देश के नक्शे में देखा जाता है। यह संज्ञानात्मक स्थिति भी है। कोहलर व होल्ड ने इसका मानव मस्तिष्क पर प्रयोग कर सिद्ध भी किया है। उन्होंने एक व्यक्ति के मस्तिष्क पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स लगाकर उसे कुछ संवेदना उत्पन्न कराई। संवेदना उत्पन्न कराने के लिए उन्होंने उद्दीपक के रूप में उस व्यक्ति को एक चित्र दिखाया, तब उसके मस्तिष्क में जो तरंगे उत्पन्न हो रही थी उसमें परिवर्तन हुआ। फिर उन्होंने एक दूसरी आकृति दिखाई जिसमें उस मनुष्य के मस्तिष्क में अलग रूप से परिवर्तन हुआ। यही समाकर्तित का सिद्धांत भी कहता है कि प्रत्यक्षण करते ही मनुष्य के मस्तिष्क में परिवर्तन होता है। नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, परिवर्तन तो हो रहा है और प्रत्यक्षण करने के तुरंत बाद हो रहा है। यह इस तीसरे पॉइंट समाकर्तिकता का सिद्धांत का ही उदाहरण था। अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे, अक्षेत्र बल। गेस्टाल्टवादियों ने आकृति तथा पृष्ठभूमि के लिए प्रत्यक्षण के बाद आकृति के लिए ससंजक बल तथा पृष्ठभूमि के लिए अवरोधक बल का निर्धारण किया है। यह बल उद्दीपकों के साथ ही उत्पन्न होते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गेस्टाल्टवादियों ने अपने अध्ययन से प्रत्यक्षण की व्याख्या कर उसे समझने में अधिक सरल व सामान्य बना दिया है। फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की आलोचना भी की है।
आलोचनाओं के बावजूद प्रत्यक्षण में गेस्टल्ट सिद्धांत का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भी इस सिद्धांत का प्रयोग मनोचिकित्सक करते देखे गए हैं। यदि कोई व्यक्ति मनोचिकित्सक के पास पहुंचता है और उन्हें कहता है कि मुझे मानसिक समस्या है, तो वह किस प्रकार की मानसिक समस्या है, यह जानने के लिए मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट थ्योरी के अनुसार बनाए गए प्रयोगों का भी उपयोग करते हैं। इसमें से एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कोई व्यक्ति मनोचिकित्सक के पास जाता है और वहाँ कहता है कि डॉक्टर साहब, जब भी मैं कहीं देखता हूँ तो मुझे तरह तरह की आकृतियाँ दिखती हैं और मुझे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। मेरे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि मैं या तो एग्रेसिव हो जाता हूँ, ये कहेगा, या फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, ये कहेगा, या मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, या फिर ये बात कहेगा, और उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ पाती है। कुछ ऐसी बात भी वो कह सकता है। तो यहाँ मनोचिकित्सक के पास बहुत सी आकृतियाँ बने हुए कुछ कार्ड होते हैं, जिसमें अलग अलग आकृतियों को देखने पर जो मनोवृत्तियाँ उस मनुष्य के मन में पैदा होती हैं, प्रत्यक्षण के तुरंत बाद वो उन्हें उसको नोट करते रहते हैं, और उस प्रयोग को पूरा करने के बाद, सबके विश्लेषण करने के बाद, सब आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद उस रोगी की किस प्रकार चिकित्सा की जाएगी यह देखते हैं, और उस रोगी को किस प्रकार की समस्या है यह भी वो जान पाते हैं। वो जो कार्ड उन्हें दिखाते हैं उस पर एक पीछे बैकग्राउंड होती है और उस पर कुछ आकृतियाँ बनी होती हैं, कुछ कलर कोड भी होते हैं। बहुत से टेबल पर कार्ड रख देते हैं मनोचिकित्सक, उन्हें कहते हैं कि इसमें से एक कार्ड उठाएं। तो जो रोगी है वह जौन सा कार्ड उठाएगा उसके अनुसार वह उसका प्रेडिकेट कर पाते हैं कि आपको कौन सा रोग है। कुछ मनोचिकित्सक बहुत सारे कार्ड दिखाते हैं, बहुत सारे कार्ड के आधार पर जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसके अनुसार उस रोगी की चिकित्सा करते हैं। आशा करता हूं कि इस प्रत्यक्षण को सरल व सामान्य बनाने वाला जो सिद्धांत है गेस्टाल्ट थ्योरी, ये आपके समझ में आ गई होगी। आज के इस लेक्चर के अनुसार आपके एग्ज़ाम में अगर गेस्टाल्ट थ्योरी आती है तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं। ये मेरे द्वारा संक्षिप्त रूप में आपको यहाँ पर समझाया गया है। आप चाहें तो अपनी पुस्तक से इसे और विस्तृत रूप में भी लिख सकते हैं। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।